या हाय दोस्तों। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए अभी फटाक से जो है सो हम लोग क्या पढ़ लेंगे, स्टोक्स थ्योरम। देखिए पढ़ लीजिए ऊपर वाला आराम से। स्टोक्स थ्योरम यही होता है, सरफेस इंटीग्रल जो है सो लाइन इंटीग्रल के बराबर करना है, दैट इज नथिंग बट द स्टोक्स थ्योरम। जो प्रूफ करना है वो आपको ध्यान में रख लेंगे, इससे हमारा सारा चीज प्रूफ हो जाएगा। मतलब सॉरी, जो प्रूफ है उसको लिख लेंगे तो डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा। देखिए क्या लिखता है, द स्टोक्स थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल ऑफ अ फंक्शन ओवर अ सरफेस बाउंडेड बाय अ क्लोज्ड सरफेस। सिंपली क्या है मतलब समझिए, surface bounded by a closed surface to the line integral of a particular vector function around the surface। सिंपली तो क्या है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मतलब डबल इंटीग्रल है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए पार्टिकुलर वेक्टर फंक्शन अराउंड द सरफेस। मतलब एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इन कैप डी एस। मतलब यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की बात हो रही है, तो हम आगे चल के देखेंगे सब कुछ। ठीक है, चलिए तो एकदम दनादन प्रूफ पे हम लोग चलते हैं, है ना। प्रूफ समझिए बात को। चलिए लेट एफ इज इक्वल टू एफ वन आई कैप एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, आराम से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आर वेक्टर एक मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या किसी एक पॉइंट का वेक्टर एक प्लेन पे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बात समझ में आ रहा है। और हमको प्रूफ क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एल एच एस है ना, उसको थोड़ा आगे तक लेके चलेंगे, है ना। चलिए, तो क्या यहाँ लिखता है हमारा एफ डॉट डी आर। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन ओवर अ पर्टिकुलर वेक्टर अराउंड अ सरफेस एफ डॉट डी आर होता है। ठीक है, चलो तो एफ इसके लिए क्या कर लेंगे बताओ, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, सिंपली। ठीक है, डॉट डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब हमको एक बात बताइए सर, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, लिख सकते हैं क्या। ठीक है, और उसी तरह से ठीक है, चलो बात समझ में आ रहा है। एक लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है, क्यों छोड़वाए हैं बाद में पता चलेगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस हाँ। ठीक है, अब चलो, ये जो इधर जो अपना था डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ अ वेक्टर, कर्ल हमको पता है ना, इससे कर्ल मतलब क्या होता है, क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ, और ये डॉट एन कैप डी एस, राइट, परपेंडिकुलर वेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर सरफेस वेक्टर। ठीक है, ये सब चीज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ना, कि मान लीजिए कि एक एक्स प्लेन है, एक मान लीजिए कि एक्स वाई है, ये इसका एरिया है ना, एरिया है।
और इस पे जो परपेंडिकुलर होगा तो वही इसका एरिया वेक्टर कहलाता है। एंड द डायरेक्शन इज लाइक अगर x इंटू वाई कर रहे हैं या y इंटू एक्स कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, है ना, और इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे चलिए देखते हैं। इन कैप ds हो गया। अगर नहीं है तो इसको गॉस लॉ वाले में अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझाए हुए हैं यहाँ पे। समय अभी क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा जो है सो थोड़ा बहुत बड़ा क्या थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, डबल इंटीग्रल। देखिए डेल ऑपरेटर जो है सो तो है ही, ठीक है। तो चलिए डेल क्रॉस F1 को हम लोग क्या लिखते हैं, चलिए यहाँ पे डेल लिखिए और इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, राइट, डॉट एन कैप ds। चलिए ये इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा जो डबल इंटीग्रल जो है सो तो है ही, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए एक एक को हम लोग ब्रैकेट में इसके साथ गुना करेंगे। यहाँ ध्यान देखिए कैसे लिखेंगे, डेल क्रॉस, इस पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है, और या अगर छूट जाए तो भी कोई बात नहीं है ना। ठीक है भाई, हमको लगता है कि आपके लिए हम एक स्टेप ज़्यादा सोच सोच के लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन हम एक एक स्टेप ही कर देते हैं, है ना। एक बार इस क्रॉस को सभी से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस F1 आई कैप, ठीक है, प्लस डेल क्रॉस F2 जे कैप प्लस डेल क्रॉस F3 के कैप डॉट एन कैप ds, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे कि आपको पता है कि इंटीग्रल इंटीग्रल तो प्लस में है तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, डेल क्रॉस F1 आई कैप, और ये वाला जो डॉट में सबके साथ रहेगा ही एन कैप ds, प्लस अलग अलग सबको लिख लो। अब डबल इंटीग्रल क्या हो जाएगा बताओ, डेल क्रॉस F2 जे कैप डॉट एन कैप ds, प्लस क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस F3 के कैप इंटू एन कैप ds। कितना आसानी से निकल गया बताओ। चलो इसी को अगर हम अब इसको भी तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं, F1 dx F2 dy F3 dz, ठीक है। अब बात को समझिए यार, ठीक है, थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा समझने वाला बात ये है कि देखो जब ये टर्म, ठीक है, और ये पूरा का पूरा टर्म, और हम वहां से हटा ही देते हैं, उतना बड़ा क्या लिखे यार, डी जेड है ना। अब मान लो कि ये दोनों टर्म LHS और RHS बराबर है, ठीक है। इफ LHS एंड RHS बराबर, इसका मतलब ये वाला टर्म और हम अगर ये वाला टर्म को बराबर कर दें
तो बात मेरा बन जाएगा। ठीक है, x को x के बराबर कर दें, y को y वाले के बराबर कर दें और z को z वाले के बराबर कर दें, तो हमारा बात क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब कि x को x के टर्म में कहने से बढ़िया है कि फर्स्ट टर्म जो यहाँ देखो x के लिए हम लोग क्या यूनिट वेक्टर आई कैप यूज करते हैं, तो फर्स्ट को फर्स्ट टर्म, सेकेंड के लिए सेकेंड टर्म और थर्ड के लिए थर्ड टर्म बराबर होगा। तो अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें कि ये जो पहला टर्म है और ये जो पहला टर्म है ये जो अगर बराबर हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए बात को समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए लेट्स फाइंड दिस वैल्यू। सो लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ F1 आई कैप डॉट n कैप ds। ठीक है, थोड़ा सा रंग को फिर से ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, चलो डेल क्रॉस F1 जे कैप, बड़ा आसान सा चीज है। ठीक है, हम तीनों पर भी कर सकते थे लेकिन इस बार एक पे ही कर लेते हैं, है ना। तीनों को करने पर क्या होता, बस थोड़ा और लंबा लंबा खींचता, जहां पे एक्स वाई जे के जगह जीरो पुट करते हैं वहां पर वैल्यू पुट करना पड़ता। ठीक है, चलो देखो क्या हम बोल रहे हैं। सो आई जे के कैप पता है क्या होता है तुम्हारा, आई कैप लिखो, यहाँ जे कैप लिखो और यहाँ पर के कैप लिखो। डेल के जगह क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। बड़ा क्लियर सा बात है। और F1 आई जे कैप है ना, सॉरी आई कैप है ये वाला, पर क्योंकि फर्स्ट टर्म ले रहे हैं राइट, तो यहाँ पर आई के ही रिस्पेक्ट में रहेगा, इन दोनों के रिस्पेक्ट में वैल्यू जीरो रहेगा राइट। इस डिटर्मिनेंट को अगर से सॉल्व करेंगे तो आई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0,0। आपको पता है कि हम हमेशा इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड F1 आप अपने स्टाइल से कर सकते हैं, यहाँ माइनस वाला लेके, बस ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू लेकिन सेम आना चाहिए। ठीक है, डेल ऑफ F1 डेल वाई। अचानक से हाथ में जो है दर्द हो गया बिकॉज काफी नीचे लिखना पड़ रहा है ना। रुकिए इसको ट्राई करते हैं थोड़ा ऊपर से लिखने का। चलो ठीक है, जो है सो है। चलो बात समझो, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो गया आपको पता है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, डेल ऑफ F1 डेल जेड जे कैप माइनस डेल ऑफ F1 डेल वाई के कैप। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। चलिए बड़ा आसान सा काम था, एगो चीज हम लोग फटाक से निकाल लिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। कहने का क्या मतलब है, चलिए समझिए बात को। ये हमारा मान लीजिए कि एक एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर कोई सरफेस एस मानते हैं। ठीक है, ये हमारा सरफेस एस है। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट इनसाइड पी है, और ये पॉइंट पी जो है इस छोटे से सरफेस के इस वाले एरिया में आता है। ठीक है, लेट से ये हमारा जो एरिया है ये जो लेट से पहले एक सरफेस माने और एक पॉइंट माने। ठीक है, जिसके अंदर एक पॉइंट पी है,
और ये पॉइंट P जिस सराउंडिंग ऑफ S से घिरा है वो छोटा सा ही पार्ट होगा, तो इसलिए इसको हम लोग DS मान लेंगे। ठीक है, तो चलो इसका क्या करो कि यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालो। यहाँ पे जब आप प्रोजेक्शन निकालोगे इस DS का इस XY प्लेन पे, तो भाई ये जो DS का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा बताओ तो। ये जो एरिया है, राइट, यही एरिया नहीं होगा जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, DS बराबर DX DY। बात समझ में आया? ठीक है, चलो, तो वो जो बात हम बोले हैं उसी को यहां पर लिख लेना है। लेट पॉइंट P इज अवेलेबल ऑन सरफेस S which is enclosed which is enclosed अंडर DS। ठीक है, चलिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है जी, चलो, तो एक काम करते हैं हम लोग, लेट लेट जेड इज इक्वल टू, हम लोग एक स्मॉल फंक्शन मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई है, बी एन इक्वेशन ऑफ एस। बात समझ में आ गया? अच्छा, और जो एन कैप था आपको हम बता रहे थे कि वो नॉर्मल वेक्टर है, तो उसको लिख लेना यहाँ पे, एन कैप इज अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो इसीलिए ds क्या हो जाएगा, dx dy। ठीक है, dx dy इसका अगर निकालें, ठीक है, एन कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बताइए, dx dy इज इक्वल टू एन कैप के कैप ds। बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए थोड़ा सा रंग वंग भी चेंज कर लिया जाए इसी बीच में। ठीक है, ये चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है, कि यूनिट वेक्टर के अलोंग में इसको कैसे लिखना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे वैल्यू तो वन ही होना है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा केयरफुली लिखेंगे, राइट। चलिए, कि जो ds वेक्टर है वो कैसे यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, तो मान लेते हैं कि सरफेस एस जो है या ds जो है हमारा, जो यहाँ से कुछ दूरी पे होगा, है ना, और वो जो उसका वेक्टर क्या है, r है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को, वेक्टर इक्वेशन ऑफ सरफेस एस क्या होगा भाई बताना जरा, r बराबर
एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप, और जेड तो अभी ये माने कि स्मॉल फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ वाई है। ठीक है, समझते रहिए बात को, है ना। चलो, और इसको हम लोग, चलो यहाँ लिखो, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वाई। अगर करते हैं मान लीजिए कि डी आर अपॉन डी वाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो, अब आर एक्स को अगर वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर y को y के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक बचेगा, वो भी जे कैप का। ठीक है, प्लस, और ये तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम इसको d ऑफ स्मॉल f अपॉन डी वाई लिख सकते हैं, के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसको याद रखना है। ठीक है, डी आर अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जे कैप डी ऑफ एफ डी वाई के। क्या बात है। ठीक है, और ये चीज को समझ रहे हैं हम लोग, है ना। अब जो ध्यान से समझना जरा, कि जो डी आर अपॉन डी वाई है, ये एक टेंजेंट वेक्टर क्यों है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस था, राइट, था ना। तो यहाँ देखो, और यहाँ से जो ओरिजिन है, जो मान लो यहाँ से जो इस पॉइंट पी पर जो कोऑर्डिनेट था एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जिसको हम लोग आर वेक्टर वी यूज टू से, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई किए हैं, ताकि ये हमारा टेंजेंट वेक्टर निकल सके। कौन सा वेक्टर निकल सके, टेंजेंट वेक्टर निकल सके। बात समझ में आ रही है आपको, कि क्यों विथ रिस्पेक्ट टू वाई किए, टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, और ये इसका जो चूंकि, और नॉर्मल वेक्टर जो है इसका, ये तो हमारा जेड के ही डायरेक्शन में है। क्यों जेड के डायरेक्शन में है, क्योंकि हम लोग एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस तो हम लोग एक्स वाले का ही स्टार्टिंग से लेके प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर। अब देखो, एक नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का हमेशा 90 डिग्री क्या होता है, इसीलिए कहीं भी अगर एन कैप और टेंजेंट वाला वेक्टर अगर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, ठीक है, चलो, तो ये चीज हमेशा, तो दिस इज नथिंग बट अ टेंजेंट वेक्टर, बिकॉज ये क्या है, डी आर अपॉन डी वाई ही तो है टेंजेंट, टेंजेंट वेक्टर एज पर एवब फिगर, है ना। चलो देखो कैसे जो है सो एक चीज दूसरे चीज से मिलते चलता है और प्रूफ होते चलता है, तुमको खुद पता नहीं चलेगा, और वो चीजें प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, अच्छा, तो ये चीज जो है, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसको और थोड़ा सा अगर हम इलोबरेट करके लिखें, फिगर हो गया, तो इसको और अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिखें, इसका मतलब कि डी आर अपॉन डी वाई डॉट एन कैप इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, क्योंकि ये क्या है,
टेंजेंट वेक्टर है, ऊपर वाले फिगर से देखिए, है ना, ये क्या है, टेंजेंट वेक्टर है। अच्छा, डी आर अपॉन डी वाई की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे बताइए तो थोड़ा, जे कैप प्लस डी स्मॉल एफ बाई डी वाई के डॉट इन कैप इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ जे कैप इन कैप प्लस डी एफ अपॉन डी वाई के कैप इन कैप इज इक्वल टू 0। इसी तरह से क्या कर लेंगे कि जे कैप इन कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एफ अपॉन डी वाई के कैप इन कैप। तो एक या इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं, तो एगो इसको भी इक्वेशन जो है सो 3 मान लीजिए। देखिए तो इक्वेशन 1 और 2 लिखवो कहीं किए हैं कि नहीं, इसको 2 मानना है ना, यही ना 2 है ना। ठीक है, बात को समझते रहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं अपना पुराना वाला पार्ट पे, है ना, कि क्या था, डेल क्रॉस F1, जो अभी हम सबसे पहले जो बनाए थे, याद करिए, एन कैप डी एस, है ना, जो सबसे पहले बनाए थे कि फर्स्ट टर्म के बराबर करने वाला, है ना। अच्छा, और डेल क्रॉस F1 आई कैप जो है, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं, सो बताइए। डेल क्रॉस F1 आई कैप सबसे पहले नंबर पर निकाले हैं, और ये देखिए, ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है इक्वेशन 1 का वहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 का पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भी, इक्वेशन 1 का पहले पुट कर देते हैं, क्या था, डी एफ अपॉन डी जेड जे कैप माइनस डी एफ 1 अपॉन डी वाई के कैप, ये वाला चीज इसके जगह लिखा गया, और एन कैप डीएस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, एन कैप डीएस तो रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ गई आपको। तो ये क्यों हुआ है, बाई इक्वेशन 1। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा और तोड़ो, है ना, इसको थोड़ा सा और तोड़ो, तो डी ऑफ F1 डी जेड जे कैप एन कैप माइनस डी ऑफ F1 डी वाई एन कैप के कैप डी एस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो
अब देखिए यहाँ पे जे कैप एन कैप आपको दिख रहा है और यहाँ पे हम ये निकाले भी हैं, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, बाई इक्वेशन 3, है ना। अरे यार क्या उड़ गया, डी ऑफ F1 ही उड़ा होगा और क्या उड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी से डबल डिफरेंशिएशन लिख लेंगे और इस वाले के जगह ये वाला का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस, सबसे पहले लिखो डी ऑफ F1 डी जेड, ठीक है, माइनस ऑफ डी ऑफ F1 डी जेड, डी जेड। हाँ तो माइनस डाल ही दिए हैं। अब यहाँ क्या है, ध्यान से देखो, डी ऑफ स्मॉल एफ है और डी वाई है के कैप एन कैप, माइनस ऑफ डी ऑफ F1 डी वाई एन कैप के कैप डी एस। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस चला गया, तो क्या हो जाएगा, डी ऑफ F1 डी जेड ठीक है। और ये जो f है भाई, ये जो फंक्शन f है, ये किसको हम लोग माने हुए हैं, आप ही बताइए, z को माने हैं। ठीक है, ये जो z नंबर पॉइंट है, यहाँ पे जो z एक्सिस है उसको माने हैं कि वो x और y का फंक्शन है। ठीक है ना। तो इसके लिए ये सीधा यहाँ क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी वाई। ये स्मॉल एफ जो फंक्शन है, ये क्या है, नथिंग बट द जेड फंक्शन, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई क्या हम माने हुए हैं, जेड माने थे ऊपर में। ठीक है, तो माइनस डी ऑफ F1 डी वाई एन कैप के कैप डी एस। ठीक है, सॉरी, जब माइनस कॉमन निकल गया है तो एक साथ यहाँ दो ऑपरेशन हो रहा है, माइनस भी कॉमन ले रहे हैं और एफ को भी जेड से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ का एन कैप और के कैप तो रहेगा ही। अच्छा, और अब देखो, अभी फिर भी एन कैप के कैप दोनों में कॉमन है, तो अगला जो इक्वेशन लिखेंगे इसको थोड़ा सीधा लिखते हैं, है ना, टेढ़ा टेढ़ा पूरा हो गया, माइनस डी ऑफ F1 डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी वाई प्लस डी ऑफ F1 डी वाई इन कैप के कैप डी एस। ठीक है, ये फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद जो है सो यहाँ पे ये मिला है। ठीक है भाई, इसका जबरदस्त प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना होगा। ठीक है, जबरदस्त प्रैक्टिस किए बिना नहीं जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो बक्सा भी पढ़ाए हैं, बक्सा भी हटा दीजिए। ठीक है, चलो अभी इसको और थोड़ा सा फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। चलो अब इक्वेशन 2 लगाओ यहाँ पे, एन कैप डी एस क्या चीज में बन जाएगा, डी एक्स डी वाई, है ना। तो यहाँ पर लिखिए कि डबल इंटीग्रेशन माइनस ऑफ डी ऑफ F1 डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी वाई प्लस डेल ऑफ F1 डी वाई, है ना, डी एक्स डी वाई। ठीक है,
ठीक है। अब चलिए, जो F1 है हमारा, ध्यान से समझिए अभी हुआ क्या है। ठीक है, x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है। ठीक है, और ये जो z है वो भी x और y का फंक्शन है। तो जब हम लोग d ऑफ f1 और dy जब निकालेंगे तो रास्ता के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। या जैसे कि d ऑफ f1 को dz के रिस्पेक्ट में कर दें और dz को चेन रूल जो इसको बोलते हैं, dy के रिस्पेक्ट में कर लें और 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 क्या कर लें, d ऑफ f1 को डायरेक्ट dy के रिस्पेक्ट में कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाई चेन रूल। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये वाला चीज ऑलरेडी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस ऑफ डी ऑफ f1 dy इंटू डी एक्स डी वाई। देखो यहां तक इसको सॉल्व करके ले आए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब इससे ज्यादा इसको फिलहाल जो है सो तोड़ना थोड़ा अब मुश्किल लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली में किसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू है। ठीक है ना, आरएचएस वाले का वैल्यू है। तो फाइनली जो आरएचएस का जो वैल्यू आया है वो ये है। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, आरएचएस का वैल्यू है। ठीक है, तो एलएचएस को भी अब इसके फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करते हैं। एलएचएस को भी इसमें तोड़ने का प्रयास। तो एलएचएस में पहला क्या हमको बराबर करना है, F1 dx। F1 dx न करना है जी। अच्छा हमको एगो बात बताओ, चलो F1 dx है तो हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं क्या, F1 dx और 0 dy लिख सकते हैं, बोलिए। अच्छा यहाँ पर बाई ग्रीन्स थ्योरम, बाई ग्रीन्स थ्योरम, अभी ग्रीन्स थ्योरम अगर लास्ट टॉपिक देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में और इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये क्या कहता है, डबल डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले चले जाओ, ये पार्ट वन है, ये पार्ट टू है। पार्ट टू का पार्ट वन के डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में, मतलब कि डी जीरो अपॉन डी एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में डी ऑफ f1 विथ रेस्पेक्ट टू dy, और ये हमारा जो है सो किससे, dx dy वहां यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ डी ऑफ f1 dy dx dy आ गया। देखो तो, सो तीन वो इक्वेशन हो गया था ना, इसको चार मान लो और इसको पांच मान लो। सो बाई इक्वेशन फोर एंड फाइव एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस। तो ये जब इतना के बराबर हो गया भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ऊपर में जो हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख रहे थे कि तब ये वाला जो है सो इसके भी बराबर हो जाएगा, है ना। उसी तरह से ये वाला भी जो है सो
इसके बराबर हो जाएगा। तो जब सब इसके बराबर हो गया तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला चीज था सो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो भाई ये रहा आपका स्टोक्स थ्योरम। एकदम मस्ती में हम लोग सीख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस एकदम जा जा के सारा वीडियो देखिए और बहुत ही अच्छे से जो है सो पढ़ाई करिए। और एग्जाम है, न्यू ईयर भी है, तो खूब अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सफल करिए। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।